हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है क्या मेरी? जल्दी बताइए। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी बताइए, आवाज आ रही है सभी को? ऑडियो क्लियर? जल्दी से बताइए। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां एसिड बेस से क्वेश्चंस नहीं आए हों। राइट। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अरे मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? देखो मिट गई दूरियां। ठीक है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग, यस। चलिए भैया, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जुलाई 14 से फर्स्ट क्लास है अनअकैडमी प्लस पर ग्रुप थियरी की। अगर आप CSIR नेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी लोग 5 बजे शाम को मुझे वहां जरूर मिलेंगे, ठीक है? फिर देखते हैं। आप जानते हैं दिस इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए भाई। आज 10:30 पे हम अनअकैडमी ऐप पर मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम सीखेंगे। मैंने जीओसी जो थियोरेटिकल चीज है वो पढ़ा दी है, लेकिन देखिए क्वेश्चन किए बिना जीओसी को मैं खुद भी ये मानता हूँ कि जब तक आप ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आप लोग उस सब्जेक्ट को कितना समझे हैं वो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे 10:30 पे, राइट? लाइव क्लास टेस्ट सीरीज सभी अवेलेबल हैं एक ही सब्सक्रिप्शन से। आप सभी एजुकेटर्स को लाइव लेक्चर्स को देख सकते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। CSI UGC नेट वाले फोल्डर में जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी वो आपसे कोड पूछेंगे तो आपको यूज करना है APR10। और मैं आपको बता भी देता हूँ, 6 मंथ पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री है और 12 पर 2 फ्री है। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। चलिए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द एसिड एंड बेस, राइट? चलिए देखते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री कैसी है। आ जाइए सभी लोग। इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? याद रखना, इतने सारे कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को सिखाने बाकी हैं। आप में से कोई भी ये ना सोचे कि अभी आप लोगों को बहुत कुछ आ गया है। जीओसी की स्टार्टिंग है। जब मैं सारे क्वेश्चन भी करा चुका हूँ उसके बाद ही आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, राइट? चलिए बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, आर यू रेडी? लाइक कीजिए वीडियो को, अभी का भी लाइक कर दीजिए जल्दी से। यस, वेरी गुड। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम एक बहुत बेसिक सी बात से। वो ये है कि अगर मान लीजिए आप HC ट्रिपल बॉन्ड H, इसको आप रिएक्ट करवाते हैं NaOH से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इस क्लास में मौजूद सभी बच्चे ये बात बताएंगे कि अगर हम इसको NaOH से रिएक्ट करवाते हैं, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट। चलिए पहले आप लोगों की नॉलेज को थोड़ा सा चेक करते हैं। यस, 10:30 पर जरूर क्लास होगी। 9:30 पर आपकी रिएजेंट्स की है। 10:30 पे हम दोबारा मिलेंगे और क्वेश्चन जरूर करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चंस के बिना कोई फायदा नहीं है। आप बताइए व्हाट इज द प्रोडक्ट?
क्या ये वाला हाइड्रोजन आप हमेशा सुनते आए हैं, सर ये वाले हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, राइट। अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो मैंने क्या किया है, एक बेस को ऐड कर दिया है, और अगर मैंने एक बेस को ऐड कर दिया है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये अपने एक्सप्रेस को लूज कर देगा। चलिए मैं और आसान कर देता हूं, Na को हटा दीजिए, वो चार्ज बैलेंस कर रहा है, प्लस H2O, ये रिएक्शन होनी चाहिए, राइट। भाई सभी बच्चे जो उनको लगता है वो कमेंट कीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एसिड और बेस के बारे में, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या आप एसिड और बेस के बारे में कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। आप अपनी जो फुल नॉलेज है आज तक की उसके बेसिस पे आंसर करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीखने की जरूरत है। अदरवाइज जीओसी तो कल को कोई और पढ़ाएगा तो वो फिर अपनी नई बातें रखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस क्लास में बैठे हैं, सारी बातें सुनिए, कल को कोई नया बंदा आपको जीओसी पढ़ाए तो आप सरप्राइज ना हो। तो आप लोग को क्या लगता है यही आंसर है, बोलो भाई जल्दी से बताइए। क्या कोई जरा सा भी डिफर करना चाहता है? ये सत्यम कह रहा है दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं समझ गया हूँ आप लोग यही बनाना चाहते हो प्रोडक्ट। तो आपने कभी सोचा बेटा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए NaOH यूज किया हो। हमेशा जितनी भी केमिस्ट्री आपने पढ़ी है उन्होंने NaH2 यूज किया एक तरीके से, याद कीजिए, उसके बाद उन्होंने ये प्रोडक्ट बना दिया। अगर मैं चार्ज हटा दूं फिर से, Na को हटा देते हैं, क्या आप लोग ये बात समझ पाए कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है? बिल्कुल है, बिल्कुल सही समझे आप लोग। लेकिन NaOH इसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, फिर भी मैं कहने का पॉइंट यही है कि OH आयंस अगर आप ऐड करते हैं तो वो इस H को एक्सट्रैक्ट करके H2 नहीं बना सकता है। क्या आपने इतनी केमिस्ट्री पढ़ी है, आप लोग जानते हैं जब भी इसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना था तो NaNH2 यूज किया है कि नहीं किया, बोलो भाई। अगर ध्यान से समझिए, आप लोगों के दिमाग में एसिड और बेस की जो इमेज बनी हुई है वो क्या है, आपको बस ये लगता है कि बार बार टीचर एक बात को लिख रहा है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, लेकिन आप ये नहीं जानते किससे ज्यादा एसिडिक है, कौन इसके H प्लस को गेन कर सकता है। मैं आपको बताता हूं, वाटर का जो H है, ध्यान से समझना, OHH, वाटर की H प्लस लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, जिसको आप एसिडिक समझते आए हैं अपने पूरे जीवन में। तो इसीलिए आप OH आंसर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर सोचिए H2O ज्यादा एसिडिक है तो ये अपना H प्लस इसको प्रोवाइड कर देगा, और रिएक्शन हमेशा कौन सा डायरेक्शन में रहेगी, बैकवर्ड में। लेकिन जो एमोनिया है, मेरे सारे पॉइंट बहुत ध्यान से समझना बेटा, इसका हाइड्रोजन जो है वो लेस एसिडिक है और ये मोर एसिडिक है। तो ये क्या करता है, इसको H प्लस डोनेट कर देता है और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप लोग क्या जानते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ ये जानते हैं कि सर ये एसिडिक है, आप कभी नहीं जानते ये किससे एसिडिक है और कितना एसिडिक है। आप सोचिए, आप इस हाइड्रोजन को एसिडिक मान रहे हैं और मैं कह रहा हूं वाटर जो है वो मोर एसिडिक है देन दिस। है सरप्राइजिंग बात आप लोगों के लिए, बोले भाई क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से मुझे आपके एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात समझ में आ गई कि आप लोगों ने जो आंसर दिए वो बिल्कुल गलत दे दिए। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन, कुछ आइडिया नहीं है कुल मिला के। अगर आइडिया होता तो आप इस OH आयन से इस H को डोनेट कभी भी नहीं करते, राइट। समझ में आ रही है बात? तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले तो मैं चलता हूँ कि एसिड और बेस क्या होते हैं। इस क्वेश्चन को आप क्यों नहीं समझ पाए आज तक,
आप कोई भी रिएक्शन पढ़िए, इसके हाइड्रोजन को OH आयंस कभी एक्सट्रैक्ट करेगा ही नहीं। क्यों? अरे कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी तो पढ़ी होगी आप लोगों ने। चलिए, अच्छा हो सकता है आप लोग थोड़े से अलग दुनिया के लोग हूं, मैं आपको समझा देता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस OH आयंस प्लस NH2 आयंस। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर ये एक एसिड है लेकिन ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो वाटर ने क्या कर दिया है, वाटर ने अपना H इसको डोनेट कर दिया है एक तरीके से। तो यहां पे ये कैसे एक्ट कर रहा है, एक बेस की तरह। यहां पे OH आयंस फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर आप ये H इस OH आयंस को देते हैं तो आप ये कहेंगे सर ये एक बेस है, राइट। बहुत ध्यान से समझना। तो मेरा पॉइंट आप लोगों से ये है कि आपने कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी तो पढ़ी होगी। अब सोचिए, मैं अगर आपसे कहूं कि वाटर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अपना H प्लस इसको डोनेट करके रखेगा। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि OH आयंस कभी भी इस H को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तुम बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन कर दोगे तो कुछ ये एसिटाइलिन के जो मॉलिक्यूल है अपना H को डोनेट कर भी सकते हैं, बट रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, राइट। लेकिन अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इस रिएक्शन में चेंज क्या हुआ, ये H प्लस दे रहा है इसको, तो ये एसिड हुआ। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो ये H प्लस इसको दे रहा है, तो कौन एसिड हुआ, हटाते हैं इसको, तो ये एसिड हुआ बेटा, राइट। जो H दे रहा है, H प्लस दे रहा है, राइट। स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों की रिएक्शन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो H प्लस डोनेट करेगा। तो इसीलिए मैंने इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन इस इधर लगाई है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो हम बस हाथ से पहले पढ़ते आए कि ये एसिड है, ये बेस है, ये मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक, और ये एक सही तरीका नहीं है। आपको क्या सीखना है इन सारी क्लासेस में, मैं आपको सिखाऊंगा एसिड बेस क्या होते हैं। वो तो हम सभी लोग जानते हैं उनकी डेफिनेशन, लेकिन कौन किससे ज्यादा एसिडिक है, कौन कम है, इनके बीच का जो कंपैरिजन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैंने आप लोगों को इन दो एग्जांपल से ये बात समझाई है, इसका हाइड्रोजन एसिडिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी बेस ऐड करेंगे तो वो इसके H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर हो रही है बात, बोलो भाई। समझ में आई इतनी बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी, अभी तक बात समझ में आई? तो इसलिए समझ में आया कि जब भी हमें इसका हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना होता था तो हम NaOH बेस नहीं लेते थे। और मैं कह रहा हूं अभी तो आपको एसिड और बेस के आइडिया कुछ नहीं, और एक आइडिया मैंने आप लोगों को आज दिया कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा बेस लेना चाहिए, बेस का मीनिंग क्या रहेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि सर हमें थोड़ा सा आइडिया दीजिए इसके बारे में, ठीक है। दूसरी चीज, मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। ये एक बेंजीन रिंग है, ये दूसरी बेंजीन रिंग है। इस तरीके से देखो, Cl Cl H H, ये समझ में आया, ये एक मॉलिक्यूल है। दूसरा, बहुत ध्यान से समझते रहिए, Cl Cl H H COOH, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं Cl नेगेटिव, Cl जो है कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट है, राइट। अगर ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो आप ये बताइए इंडक्टिव इफेक्ट इसमें भी लगा रहा है,
और इसमें भी लगा रहा है। क्या Cl का इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही केस में बराबर रहेगा या नहीं रहेगा? मुझे बस इसका आंसर कीजिए। मैंने सिर्फ कॉन्फर्मेशन में थोड़ा सा चेंज किया है, तो आप लोग मुझे जल्दी से बता पाएंगे क्या चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बोलिए भाई। मैं आपको एग्जैक्ट पीके का डेटा लिख देता हूं। अपने पास पीके का डेटा है। दोनों Cl अगर माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं और ये वाले COH के पास H जुड़े हुए, आप जानते हैं माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट जो लगाता है, अरे इसको देखो ना, सिंपल देखो। मान लीजिए Cl जुड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर इसने H+ लूज किया है तो ये Cl नेगेटिव इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होगा या कम कर रहा होगा? तो आप जानते हैं यहाँ पे Cl लगा रहा है माइनस आई। माइनस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ को। इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो ये वीक बेस बनेगा, राइट? और इसका जो एसिड होगा वो स्ट्रोंगर एसिड होगा। तो ये Cl नेगेटिव जो है बेस को वीक बनाता है, यानी एसिड को स्ट्रोंगर फील कराता है, स्ट्रोंगर बनाता है। वेरी गुड युवराज। तो अगर आप ध्यान से समझे, मैं यहाँ क्या पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करने आया हूं कि अगर बॉन्ड वाइज बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट जो लग रहा होगा दोनों Cl का बराबर ही लगना चाहिए, क्योंकि चाहे आप इस Cl को लीजिए या इस Cl को लीजिए, ये इस COH ग्रुप से इक्वल ही डिस्टेंस पर है और इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड के थ्रू वर्क करता है। बात समझ में आ रही है? तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दोनों क्या होना चाहिए था? बराबर होना चाहिए था। और बराबर होना का मतलब है दोनों के दोनों जो है इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट। तो आप लोग पहली बात तो लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं ना, अगर आप एसिड बेस कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, नोट करके पहला पॉइंट लिखना क्या, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ बॉन्ड्स। आज की क्लास में जब मैं आप लोगों को 10 बजे या नॉट 10 बजे, 10:30 बजे अनअकैडमी ऐप पर मिलेंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस होंगे और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें भी होंगी। तो सभी बच्चों को 10:30 प्रेजेंट रहना है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां जाने में जितना डिस्टेंस इस केस में है, इस COHC तक जाने में उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो बराबर है। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट बराबर है तो जो पहले वाले का pKa है और जो दूसरे वाले का pKa है वो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन पहले वाले का pKa 6.07 है और दूसरे वाले का pKa 5.67 है। इसका मतलब दोनों का pKa बराबर नहीं है। तो बताओ जरा, 1 और 2 में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, A और B? बताइए, दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? अगर pKa पता हो तो क्या आप एसिड और बेस की बात बता सकते हैं? बोलिए भाई। क्योंकि मेरी पूरी केमिस्ट्री डेटा के ऊपर चलेगी, डेटा हम सब लोगों को पता होता है, राइट? तो मैं एक बार समझा भी देता हूं, लिखो भाई। अगर मान लीजिए आज के बाद आपको कोई भी Ha एसिड गिवन हो जो H+ और A नेगेटिव डोनेट करता हो, तो आप जानते हैं इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H A। देखिए, जितना ज्यादा ये डिसोसिएट हुआ होगा तो उतने ज्यादा H+ होंगे। तो यानी कि हम ये बात कह सकते हैं Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+।
अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो यानी एसिड कैसा होगा, स्ट्रोंगर। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ध्यान से समझना। तो याद रखना, दो एसिड के अगर Ka गिवन है, if Ka1 of acid 1 is greater than the Ka2, इसका मतलब ये होता है एसिड 1 is stronger। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं pKa की। तो pKa क्या होता है, मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ाया हुआ है। तो अगर हम माइनस लॉग ऑफ Ka ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू pKa। क्लियर है? आप ये कह भी सकते हैं कि अगर सर किसी का Ka ज्यादा है तो उसका pKa क्या होगा, कम होगा। ये मैथमेटिकल रिलेशन साफ साफ दिख रहा है। अरे नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप जानते हैं वन अप Ka जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है। तो आज के बाद आप लोग ये बात जरूर ध्यान रखें कि जिस एसिड का pKa ज्यादा होगा वो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो वो कैसा होगा, वीकर एसिड होगा। तो आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिए और अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो आप समझ गए। अगर मैंने आपको आज के बाद कोई भी क्वेश्चन करते वक्त pKa की वैल्यू दी हुई है तो आप जानते हैं इसका pKa कम है। pKa कम होने का मतलब है दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो आप लिख लीजिए 1 और 2 में से 2 इज स्ट्रॉन्गर एसिड। अब हम ये सोचेंगे कि सर जब इंडक्टिव इफेक्ट दोनों का बिल्कुल बराबर ही चल रहा है, क्योंकि Cl की पोजीशन इंडक्टिव इफेक्ट तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करेगा ना, पढ़ाया था, दोनों में बराबर पोजीशन पे है। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस किस वजह से आया। तो आपको एक नया इफेक्ट मुझे इंट्रोड्यूस करना था और वो जो नया इफेक्ट है इज नोन एज द फील्ड इफेक्ट। बहुत लोग इसको इंक्लूड करते ही नहीं। फील्ड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। आप जानते हैं Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो Cl पे कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव। इस Cl पे भी कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव, राइट। अब आप जानते हैं किसी भी चार्ज स्पीसीज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर चार्ज की एक फील्ड होती है, तो इस नेगेटिव वाले की भी एक फील्ड होगी, राइट। तो अगर इन नेगेटिव वालों की फील्ड है, ध्यान से समझते हैं ना, मैं इसको दिखा रहा हूं फील्ड को व्हाइट व्हाइट से। तो आप मुझे बताइए, अगर ये COOH इस पर नेगेटिव चार्ज की फील्ड आ रही है तो क्या इसके लिए H प्लस को लूज करना आसान होगा? आंसर इज बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि ये H प्लस को लूज कर रहा है। तो जैसे ही H प्लस बनेगा तो इस नेगेटिव फील्ड की वजह से अट्रैक्टेड रहेगा। या फिर आप ये समझिए H प्लस लूज करने के बाद जो COO नेगेटिव बनेगा वो नेगेटिव फील्ड में कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ये Cl इस डायरेक्शन में आ जाए तो जो नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ ज्यादा होगी। तो ये वाला जो COH है वो H प्लस कंपैरेटिवली आसानी से लूज कर पाएगा। तो दिस इज नोन एज फील्ड इफेक्ट, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट है। आप समझ गए, कोई भी चार्ज स्पीसीज अपनी चारों तरफ फील्ड रखती है, वो फील्ड कभी कभी उसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकती है। दैट इज वाई सेकंड वाला जो है एक वीकर स्ट्रॉन्गर एसिड है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। कितने लोगों को बातें समझ में आई, बोलो भाई जल्दी से बताइए। फील्ड इफेक्ट कितने लोगों को समझ में आया? सोचिए, अगर यहाँ सोलवेंट मॉलिक्यूल होते तो फील्ड इफेक्ट सोलवेंट मॉलिक्यूल को भी पोलराइज कर सकता था। तो फील्ड इफेक्ट स्पेस के थ्रू भी ऑपरेट करता है और सोलवेंट के थ्रू भी ऑपरेट कर सकता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो भाई जल्दी बोलो। समझ में आई, बोलो यार। एक एक पॉइंट समझते आइए बेटा। अभी 11th 12th की केमिस्ट्री नहीं रही कि आपको वही एग्जांपल दूं और वही बातें समझाऊं।
तो जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ ध्यान से समझिए। तो आपको क्या लिखना है, आपने लिख लिया था इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो फील्ड इफेक्ट के बारे में आप क्या लिखेंगे, लिखिए, एक दो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, लिखियो, लिखो फील्ड इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। पहली चीज किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, राइट। नेक्स्ट, फील्ड इफेक्ट कैसे ऑपरेट करता है, फील्ड इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू स्पेस के थ्रू। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है तो उनको भी अफेक्ट करता है, बहुत सारे केस में आपको पढ़ाऊंगा, थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज वेल। तो ये एक दो बातें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि फील्ड इफेक्ट ज्योमेट्री पे, सीधी सी बात है, ज्योमेट्री पे अफेक्ट करता है। देखो यहाँ पे Cl इधर की बजाय लेफ्ट साइड पे हुए तो इसने इसकी जो पी के ए वैल्यू है उसको बदल दिया है। क्लियर है। आप इसको ऐसे भी बना के देख सकते हैं कि H प्लस लूज करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है, बताइए नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव फील्ड में कभी स्टेबलाइज फील करेगा नहीं, तो ये वाला H प्लस लूज करना नहीं चाहता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट कई जगह काम आता है। बात ये है, अगर आपने फील्ड इफेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं होगा तो काम भी नहीं आएगा कभी, और हर टीचर इससे बच बच के एग्जाम्पल देगा आप लोगों को। तो आज की 10:30 बजे की अनअकैडमी ऐप वाली क्लास बिल्कुल मिस मत करना। मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जो आपने, आई प्रॉमिस, आपने लाइफ में कभी नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। अगर आप केमिस्ट्री समझना साथ चाहते हैं तो साथ साथ रहिए, केमिस्ट्री का खेल बनाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी अपनी मर्जी से बातें बनाना चाहते हैं, तो मैं वो बातें नहीं करूंगा, मैं करूंगा सीधी सी जो बुक्स में लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली। तो आपने देखा एसिड बेस स्ट्रेंथ जो है उसका कंपैरिजन इतना आसान नहीं है। मेरी सारी क्लासेस जो होंगी वो किस बात पे निर्भर होगी, तो इस बात पे निर्भर होगी कि आप फैक्ट के साथ चलते हैं कि नहीं चलते, आपको एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना आता है कि नहीं आता है। और मैंने क्या बताया था, वहां आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। बताइए भाई, दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल, क्या आप इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं? इसे छोड़िए, मीथानॉल, HCl, एसिटिक एसिड, फिनोल, बेंजोइक एसिड, H2SO4, मुझे आप ये बताइए, क्या आप इन सब के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा सकते हैं? लगा सकते हैं तो लगा के दिखाइए, नहीं लगा सकते हैं तो बोलिए सर अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है इनका ऑर्डर किस तरीके से लगाया जाए। अरे फील्ड इफेक्ट में क्या है, कोई भी चार्ज स्पीसीज है उसकी फील्ड भी तो होती है चारों तरफ, तो वो फील्ड जब उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करने लगती है तो उसी को हम फील्ड इफेक्ट कहते हैं। ये इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है और फील्ड इफेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। अब से हम आगे जब भी बढ़ेंगे तो इन इफेक्ट्स को वर्क में लेके आएंगे। ये कई जगह रिस्पॉन्सिबल है सही आंसर की। देख लिया आप लोगों ने, बोलिए भाई मुझे इसका आंसर दीजिए। सब लोग बच्चे बताएंगे भाई, क्या आप इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ आज कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मुझे बस इतना बता दीजिए, बोलिए। राइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा सर हम थोड़ा सा ना आइडिया लगा पाएंगे। मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि सारे अलग अलग टाइप के एसिड्स हैं, ठीक है। आप लोग कैसी कंपेयर करना जानते हैं, फिनोल है, फिनोल पे NO2 ग्रुप लगा दिया, फिनोल पे OH ग्रुप एक और जोड़ दिया, या फिर CH3 ग्रुप जोड़ दिया। आप एक जैसे कंपाउंड में कंपैरिजन करना तो जानते हैं, लेकिन जो दो डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं आप उनका आइडिया बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और कभी करवा भी नहीं पाएंगे पेपर में कंपैरिजन। तो याद रखना, एसिटिक एसिड एक अलग टाइप का एसिड है, फिनोल एक अलग टाइप का एसिड है।
इनमें कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, तो आप कंपेयर कर भी नहीं पाए। तो इसलिए मैंने आपको कहा आज की क्लास से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये GOC है, इसका मतलब बेसिक बात पढ़ेंगे हम इसमें। तो बेसिक बातों में कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर आप इस चैप्टर में कुछ चीजें ध्यान रखेंगे तो आने वाले चैप्टर की सारी चीजें बहुत मस्त तरीके से कनेक्ट होती चली जाएगी। लेकिन इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट भी बनाने हैं और नॉलेज भी साथ साथ होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज बताऊंगा आज की क्लास में। जितने भी एसिड्स हैं, जो काम के एसिड हैं, उनकी वैल्यूज का एक आइडिया लीजिए बेटा। आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं, आप डरते क्यों है पता है क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। बात यह है कि मैं आप मुझे कोई भी दो एसिड दे दीजिए, मैं कंपेयर करके बता दूंगा, चाहे कंपैरिजन बनता हो या ना बनता हो। कॉन्सेप्चुअली बनता होगा तो कॉन्सेप्चुअली कर दूंगा, नहीं बनता होगा तो मेरे पास डेटा है। तो वही डेटा आज वक्त आ गया है, आप इतने बड़े हो गए हैं कि उस डेटा को अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन में बात कर दूं, एसिड और बेस की डिफरेंट डिफरेंट थियरीज हैं। आप भी जानते हैं अरेनियस थियरी, ब्रोंस्टेड थियरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर थियरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बात करता हूं, आप सिर्फ मुझे मेरे सवालों के जवाब देंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है HF, HCl, HBr और HI। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कीजिए और बिल्कुल सही ऑर्डर लगाइए। लगाओ बेटा। वेरी गुड भूपेंद्र ने, इसको ज्यादा एसिडिक बताया है H2SO4 को। ये गलती कर दी बेटा आप लोगों ने, H2SO4 से ज्यादा HCl एसिडिक है। वाटर को ज्यादा एसिडिक कर दिया है सत्यम ने मिथानॉल से, गलत हो गया बेटा। चलिए कोशिश मत कीजिए। मैंने क्या बताया कि अगर आप हर टाइप के कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। आप लोगों को ये मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाया था कि अगर कभी भी हाइड्रो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी आ जाती है तो आप जानते हैं साइज बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आंसर तो आप लोग जानते होंगे सर, HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। आज मैं आपको क्या ज्ञान दे रहा हूं? अबाउट देयर pKa। HF का pKa पॉजिटिव है, बाकी सबका नेगेटिव है। आपको रट्टा नहीं मारना है, लेकिन क्लास में सिर्फ और सिर्फ देखेंगे। मैं आपको डेटा बताऊंगा, मेरे पास भी डेटा है। अगर हम बात करते हैं बेटा HF, तो HF का जो pKa है वो 3.17। अब लिखिए, बिल्कुल तसल्ली से बैठिए क्लास में। अगर आप ऐसा तरीके चाहते हैं जो आपको जीवन में कभी एब्सोल्युटली असित ने बिल्कुल सही बात कह दी है। HCl का -7, HBr का -9 और HI का -10। ये है इनका pKa। तो आप जानते हैं pKa जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए आज आपको आइडिया भी लग गया कि सर HCl, HBr, HI तो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हैं, जिनका pKa नेगेटिव आ रहा है। हालांकि HF जो है इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है। क्लियर है? तो कुछ बेसिक जो एग्जांपल में लिखवा रहा हूँ वो सभी बच्चे लिखेंगे। H3O+ और H2O। तो ये बात समझिए, ये तो आप लोगों को लिखना ही चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कुछ केसेस की। रट्टा बिल्कुल मत मारिए। अगर आप रट्टा नहीं मारेंगे, आपने आज से पहले इस तरीके से एसिड बेस स्ट्रेंथ नहीं पढ़ी थी, तो क्या हुआ? तो भी आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दिमाग लगाते ही थे ना। मैं तो बस कह रहा हूँ, एक बार केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह देखने की कोशिश की। सिर्फ फैक्ट देखिए आज इस क्लास में। pKa ऑफ H3O+ जो है बेटा वो -1.74 है, जबकि H2O का जो pK है वो 15.74। तो H3O+ भी H+ लूज करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखता है। चलिए तीसरा, अब देखिए अगर मैं इसकी बात कर रहा था एसिटाइलिन की, H2O की और एमोनिया की। अब पहले डेटा देखिए,
एसिटाइलिन के लिए 25 है, ये सब पीके की वैल्यूज है बेटा। वाटर कोई बच्चा भूले नहीं 15.74 है और एमोनिया 38 है। अब जरा मुझे बताइए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर आप जानते हैं सर, जिसका पीके कम वो ज्यादा एसिडिक है। H2O is more acidic than acetylene and acetylene is more acidic than ammonia। अब आपको ये बात समझ में आएगी, अगर मैं एसिटाइलिन को 2 बेस से रिएक्ट करवाता हूं, ध्यान से देखना, सोचिए OH आयंस ऐड कर दिया मैंने और NH2 नेगेटिव, राइट, यही तो ऐड किया था, क्लास हमने यहीं से स्टार्ट की थी। तो आपने कहा सर अगर OH आयंस H+ को एक्सेप्ट करता है तो H2O बनेगा और HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप NH2 नेगेटिव ऐड करते हैं तो एमोनिया बनेगा प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब जरा ध्यान से देखिए, आज आपके पास डेटा है और अगर आपके पास डेटा है तो आप ये कह सकते हैं सर इसका जो pKa है ना वो है 25, जबकि H2O का है 15.74। दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, बोलो भाई, दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ H2O। तो यानी सर H2O की H+ डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो H2O इसको प्रोटोनेट कर देगा और रिएक्शन की डायरेक्शन में चली जाएगी बैकवर्ड में। क्लियर है। लेकिन अगर आप एमाइड आयन ऐड करते हैं तो बनता है एमोनिया, और एमोनिया का पीके कितना है 38। तो इसके कंपैरिजन और इससे कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सर ये इसको प्रोटोनेट कर देगा, और प्रोटोनेट करेगा तो रिएक्शन की डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड में जाएगी। क्या आप लोगों को क्लियरिटी से बात समझ में आ गई है कि एसिटाइलिन के H को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें किस को इस्तेमाल करना चाहिए? समझ में आ रही है, बोलो भाई, समझ में आया? जल्दी से बताओ, बहुत काम की बात बताइए, तुम्हें मजाक नहीं है कोई, बोलो यार। कितने लोगों को समझ में आया? अरे सारी यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वरना रिएजेंट डालते रहो, खुद से कुछ बनाते रहो, प्रोडक्ट रट्टा मारते रहो। तो ये सब चीजें समझाई जा सकती हैं। आज आप टेंशन मत लो कि सर किसकी डेटा क्या है, तुम्हें किसी मैंने कहा नहीं रखो, नहीं कहा, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? बट आपको एक आइडिया लगा, अच्छा सर इस तरीके से बात बनती है, तो अभी आप सारी बातें समझ जाएंगे। अरे कई प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि लोगों को सिर्फ रटा होता है, उन्हें पता ही नहीं होता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारी बातें समझिए, हमारे पास टाइम है, सफिशियंट टाइम है, आराम से समझते हुए चलेंगे। वेरी वेरी गुड। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम अब एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं बेटा, ठीक है, इनके बीच कंपेयर करेंगे। लेट्स सपोज मीथेनॉल, वाटर और कोई भी एल्कोहल हो, C2H5OH हो या ROH मान लेते, समझ गए, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। तो शुरू में आपको मैं जो भी सिखा रहा हूं उसको आप ध्यान रखिए, ये वो चीज है जो इस केमिस्ट्री एक्सप्लेन मैं भी कर सकता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। तुम दुनिया के पहले इंसान ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने सोचा होगा सर ऐसा क्यों, लेकिन कोई भी बहुत अच्छा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है। मेरे पास भी है, बहकाने को कोई भी किसी को कुछ भी आंसर दे सकता है। आप लोगों को आज से अपनी कॉपी में एक बात लिख लेनी है, मैं क्या लिखवा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, तो याद होने चाहिए। क्या है वो, मिथानॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, और इसके अलावा जितने भी अल्कोहल हैं वो वाटर से लेस एसिडिक होते हैं। एक्सप्लेनेशन
मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं भी प्लस आई माइनस आई के बेसिस पे बना सकता हूँ, बट नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप मेरी क्लास में हैं तो आप सच्चाई को एक्सेप्ट करना जानते हैं, आपको कोई झूठा बहाना नहीं चाहिए उस चीज के लिए। एक्सप्लेनेशन की तरफ भी आऊंगा मैं, ये मत सोचना कभी आऊंगा नहीं, लेकिन आज अपनी क्लास में आप लिख लेंगे कि मिथानॉल जो है सिर्फ वही एक ऐसा अल्कोहल है, इन द सेंस एलिफेटिक, एलिफेटिक समझते हैं, कार्बन चेन वाला, वही एक ऐसा अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है। तो इसका आइडिया समझ गए आप। अगर वाटर का 15.74 था पीकेए, तो मिथेनॉल का 15.5 के आसपास, राइट। और C2H5OH जो है उसका 16 के आसपास होता है। नोट डाउन कर लीजिए इस डेटा को। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के डेटा मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, समझिए। अगर इनको हम ध्यान रखेंगे तो सोचिए, आप लोगों को मैं अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए शुरू में, आपसे कुछ आइडिया लग पाया नहीं, क्यों? क्योंकि आप लोग जो हैं एकदम फीलिंग में बह जाने वाले लोग, और मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट के साथ चलिए। फीलिंग कोई बुरी चीज नहीं, बट फैक्ट जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब के एक्सप्लेनेशन पे मैं आपको लेके आऊंगा, यकीन मानिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आज की क्लास में आप इसे ध्यान से समझ के लिख लीजिए कि मिथानॉल ज्यादा, और पीकेए का एक थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, इनके एसिड बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कीजिए। बोलो बेटा। तो आप आंसर ढूंढेंगे, कुछ चीजों में समझ भी पाएंगे कि सर CH3COO नेगेटिव में CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। तो वो CH3COO नेगेटिव में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, तो वीक बेस हो जाएगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, तो एसिड कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। चलिए नजर डालेंगे आज की क्लास में पीकेए पर। 3.7, 4.2, 4.74। फॉर्मिक एसिड, देखो कितना उल्टा आंसर किया लोगों ने। वेरी गुड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड है इनमें से, देन बेंजीन वाला है, देन एसिटिक एसिड। इन पीकेए वैल्यूज को आप छोड़ नहीं सकते हैं। जो मैं बातें कह रहा हूं, एक बात सुनो, रट्टा भी नहीं है। कितने आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन किए थे मैंने, जिसमें एसिटिक एसिड का पीके पीके, तो मैं Ka10⁻⁵ लेके चलता था, तो एसिटिक एसिड का तो पता है ना भाई, 4.74। याद कीजिए, बेंजोइक एसिड का बफर बनवाया था मैंने, तो इसका पीकेए बताया था 4.2, और ये रहा फॉर्मिक एसिड। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज आप लिख लीजिए, इनके एक्सप्लेनेशन पे भी आऊंगा, बट ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट लाइकली आप गलत आंसर करेंगे। इन सबको एक एक करके डिटेल में समझाता जाऊंगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा क्लास में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फिनोल। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन सिंपल आ जाए, विच इज मोर एसिडिक, चलो इसका आंसर करो। फिनोल और इथेनॉल में से ज्यादा एसिडिक कौन है? बोलो। विच इज मोर एसिडिक, फिनोल और इथेनॉल? किसी के पास आइडिया? मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, याद रखना, पर आज की क्लास बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए। आज इंट्रोडक्शन। आप भी जानते हैं कि फिनोल H+ लूज करने के बाद फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? वो रेजोनेंस में मस्ती से घूमेगा, मोर स्टेबल, राइट। लेकिन क्या आप जानते हैं इथेनॉल का पीकेए 16 के पास था, लेकिन फिनोल का पीकेए 10 की रेंज में। समझ में आ रही है बात कि फिनोल
काफी ज्यादा एसिडिक है, 6 यूनिट का डिफरेंस। चलिए, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं फिनोल, रीजन तो आप अपने आप समझ रहे हैं, इसके इतने छोटे बच्चे नहीं हैं आप जानते हैं फिनोल एक्सप्रेस लूज करेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, दैट इज व्हाई वीक बेस स्ट्रॉन्गर एसिड। लेकिन फिनोल और एसिडिक एसिड में कंपैरिजन कीजिए, विच इज मोर एसिडिक, फिनोल और एसिडिक एसिड, बताना जरा। दो अलग केस हो गए हैं, बहुत ही तेज हवा चल रही है। एब्सोल्युटली करेक्ट सोफिया, फिनोल और एसिटिक एसिड में ज्यादा कौन है? तो आप भी जानते हैं, आपको कुछ एसिड जो पूरी केमिस्ट्री में बार बार इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे। आप जानते हैं इसका पीके 4.74 था, इसका कितना है 10 है, तो कंपैरिजन की बात ही खत्म हो गई। तो अगर आप मेरी नजरों से केमिस्ट्री को सीखेंगे, तो अगर 5-10 एसिड्स के पीके का आइडिया हो तो आप पूरी केमिस्ट्री में किसी को भी कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज आप उल्टे सीधे एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। अब ये तो पता चल गया कि एसिडिक एसिड जो है, सुनिए, अगर आप डेटा से नहीं पढ़ेंगे तो आपके सामने क्या दिक्कत है? तो आपको एक्सप्लेनेशन सुनने को ये मिलेंगे कि फिनोक्साइड आयन में ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन यहां पर जो रेजोनेंस हो रहा है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, जो कि क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। और देखिए, आप इस डेटा को देखिए, 5 से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस है। तो आप क्या कॉन्सेप्ट बना लेंगे, मैं आपको आज सच्चाई बता रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट बना लेंगे, अच्छा सर इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, तो उस केस में ज्यादा स्टेबलाइजेशन आएगा। बना लिया एक झूठा कॉन्सेप्ट, अपने दिल को तसल्ली दे ली। अब चलिए, फिनोल पे मैंने जोड़ दिए 3NO2, को इसका नाम बताएगा क्या होता है? अरे कोई इसका नाम बता सकता है क्या है? मैं आपको यही बता रहा हूं, जो आपने एक्सप्लेनेशन सुने हैं वो आपके दिल बहलाने के लिए, आप बड़ी पिक्चर कभी नहीं देख पाएंगे। इन सब ट्रिक को मैं समझा दूंगा मनप्रीत, डोंट वरी। ये इतनी बार इस्तेमाल होते हैं ना पूरे एसिड में, अरे यही तो वो एसिड है जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। कार्तिक ने सही आंसर दिया है, पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड और एसिटिक एसिड में कंपैरिजन करना, बोलो भाई। पिक्रिक एसिड और एसिटिक एसिड में कंपेयर करो अपने कॉन्सेप्ट से, जो तुमने अपने जीवन में कॉन्सेप्ट बनाए हैं उससे कंपेयर करके दिखाओ एक बार मुझे। Which is more stable? Sorry, not stable, which is more acidic? तो बेटा आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, तो पिक्रिक एसिड का पीके है 0.7 है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। अब बताना, अब क्या हुआ इक्विवेलेंट रेजोनेंस को, बताओ। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, अब क्या हुआ, इक्विवेलेंस रेजोनेंस को कहा गया वो, अब माइनस एम डोमिनेटिंग हो गया। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा, वहां कोई और इफेक्ट डोमिनेट हो जाएगा, मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा, वहां कोई और इफेक्ट डोमिनेट हो जाएगा। फिर समझ में आया आपके साथ क्या खेल होता है बचपन से? बोले बेटा। मैं ये नहीं चाहता आप लोगों को कि 4 जगह एग्जाम्पल में आप कंपेयर करें और पेपर में जब कोई क्वेश्चन आए तो आप उस आंसर को करके आने के बाद सोचें कि सर कॉन्सेप्चुअली तो यही होना था। नहीं, आप मेरी क्लास में 2 चीजें हमेशा सीखिए, कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज। विदाउट नॉलेज कॉन्सेप्ट कितने ही लगा लेना, आंसर उल्टे ही आए। तो आप देखिए, पिक्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो एसिटिक एसिड से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आज से आप लोग मेरी एक बात मानेंगे, सभी लोग जब भी एसिड और बेस की बात करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग हो गया है इससे, आप बोलेंगे ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि इसका पीके इतना पहुंच गया है। अगर आप ऐसे वर्ड बोलेंगे ना तो फिर यकीन मानिए
आप लोगों को समझ में आएगा कौन किससे ज्यादा एसिडिक। अगर आप पीके को जानते ही नहीं है, आप बस बोलेंगे ये मोर एसिडिक हो गया। आप लोग इसमें तो कंपेयर कर लेते, मैं आप लोगों को जानता हूं बेटा, इन दोनों में कंपेयर तो आप कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने एक एग्जाम्पल दिया और सब लोग खुश हो जाएंगे वहां पर। समझ रहे हो बात? तो आप ये सोचिए कि सर देखिए, ये जो पिग्रिक एसिड है ये इतना ज्यादा एसिडिक हो गया है कि इसका जो पीकेए है वो एचएफ से भी कम चला गया। कितना था एचएफ का, बताओ बेटा, एचएफ का कितना था? 3 पॉइंट समथिंग। समझ में आई बात? बोलो भाई, उससे भी बहुत कम चला गया है। और मैं फॉर्मिक एसिड और पिक्रिक एसिड दे दूं तो तुम तो पागल ही हो जाओगे, तुम कहोगे सर हमसे नहीं हो सकती कंपैरिजन। फिर काहे को इतने सवाल कर रहे हो भाई? क्या आज की क्लास से जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था मैंने कुछ नहीं पढ़ा? बस आज की क्लास में मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि आपने जो जीओसी अपने जीवन में पढ़ी बेटा, क्या वो आप कितने भी सवाल कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप 200 सवाल कर लीजिए, 500 सवाल कर लीजिए, क्या आपको लगता है आप कोई भी 2-3 एसिड दे दूंगा तो कंपेयर कर लेंगे? जब तक आप मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक आप कंपैरिजन करने लायक कभी नहीं बन पाएंगे। आप सिर्फ ये कंपेयर कर पाएंगे कि फिनोल पे NO2 जोड़ दिया, फिनोल पे मिथाइल जोड़ दिया, फिनोल पे CH3 जोड़ के उसको एक और चीज जोड़ दी, बस। आप एक ही टाइप के कंपाउंड में कंपेयर करेंगे और उसमें भी गलत हो जाएंगे। और फिर लोग कहेंगे बेटा ये तो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जबरदस्ती चीजों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बीच कंपैरिजन नहीं बनता है। तुम कहां से कंपेयर कर लोगे एचएफ और पिक्रिक एसिड को भाई? इसका मतलब एग्जामिनर ये मान के चलता है कि मेरे पास जो एग्जाम देने आए हैं स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स कुछ एसिड्स के पीके का ज्ञान लेके आए हैं। और मैं कह रहा हूं कितने, मुश्किल से 5 या 10। और वो भी ये नहीं कहूंगा रट्टा मार लो, बार बार पूछूंगा, 1000 बार पूछूंगा, 1000 बार क्लास लगाऊंगा एग्जाम से पहले। दूसरे लोग सोचते रह जाएंगे कि इसमें इंडक्टिव डोमिनेटिंग, इसमें इक्विवेलेंस रेजोनेंस, और आप लोग कहेंगे अबे हटना था, साउंड की घटा, बुझा, आगे छोड़ो, आप समझ जाएंगे। आप कहेंगे ये एसिडिक एसिड है यार, 4.74 होता है, ये तो 10 होता है। आप कोई आपसे लड़ने वाले कहेंगे पर तुझे तो ये नहीं पता ना कि क्यों है, तो तुम बोलना तेरे को पता है ना, तो तू पता होने के बावजूद भी गलत करके आया ना। अपन को नहीं पता, अपन को फैक्ट पता है। और इन सारी किताबों में, मेरे पास इतनी किताबें हैं, कौन लिख रहा है कि इसका रीजन? वो तो बोलते हैं, जिसके पास आंसर है वो खिलाड़ी है, जिसके पास आंसर है वो बता देगा। अब मेरे से पूछ रहा तू, मैं कहूँगा मेरे से पूछ कौन सा स्ट्रॉन्ग बताना है। अच्छा, पिक्रिक एसिड और इसमें तो मैं बता दूं ना एक्सप्लेनेशन। पिक्रिक एसिड में एक्चुअली क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस में है ही, लेकिन ये जो NO2 है ये हाईली स्टेबलाइज कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, क्लास में एक्सप्लेन करते वक्त थोड़ा सा मुंह बनाना है कि हाईली स्टेबलाइजेशन हो रहा है, समझ रहे हो, NO2। और ये इतना हाईली है कि इक्विवेलेंस से भी ज्यादा आ गया है बच्चों। देखो इक्विवेलेंस से ज्यादा वाला केस, हो। लेकिन इसमें क्योंकि कुछ नहीं जुड़ा था तो इक्विवेलेंस इज द मोस्ट स्टेबल केस। ठीक है, अरे वाह सर, क्या बात समझा दी आप लोगों ने। सर एक बार इसको कंपेयर करना, एक बार HCl से। HCl से तो ना हो पाया कंपैरिजन। आप तो जानते हैं HCl का पीके अभी लिखवाया था। समझ में आ रही बात? तो आपका क्वेश्चन सुनेंगे, आंसर ढूंढेंगे, फिर उसी को उतनी एनर्जी के साथ आपको बता देंगे ओ ये तो ये रीजन था, ये। अबे निगम्मो, जब दो चीजों में कंपैरिजन बनता ही नहीं, तुम कैसे कंपेयर कर रहे हो उनको, बोलो? तो कुछ चीजें फैक्ट बेस्ड है, तो मैं आपको पूरी जीओसी में एसिड और बेस के ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ फैक्ट लेके चले भाई। मेरी क्लास में मैंने साफ साफ बताया, मैं उछल कूद करके बंदर की तरह नाच के नहीं दिखा सकता। हमारे गांव में मदारी आते थे, मदारी जब सबसे पहले आते हैं ना, वो खेल दिखाना शुरू नहीं करते, वो डमरू बजाते हैं, बंदर नाचता है, वो दैट इज फॉर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के लिए वो डमरू बजाते हैं और लोग देखते हैं भाई क्या हो रहा है वहां पे। ठीक, मेरी क्लास में बहुत सिंपली बात बता रहा हूँ, बैठो यहाँ पे सुनो ध्यान से। सच सुनना है, सच सुनने की हिम्मत सबकी नहीं है। मैं आपको एक बहुत सच्चाई बात बताऊं, झूठ क्यों जीत जाता है? झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की हिम्मत सबके बस की नहीं होती। ठीक है, इसलिए आप भी अपनी क्लास में अपने टीचर को, अपने आइडल को चूज कर सकते हैं लाइफ में कि आप क्या चाहते हैं, शोर शराबा ज्ञान
मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी जानता हूँ, सब लोग मेहनत करते हैं, सब अच्छा पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तो कौन पढ़ाता है आप जानते हैं। मैं जब भी इसके अलावा कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, मेरी आत्मा गवाही देती ही नहीं है, तो मुझे एंड में यहाँ पे रोक लेना पड़ता है। हाँ हाँ, सिलेबस में युवराज, सिलेबस में चेंज उनके हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, वो पढ़ाते नहीं है, अब बस वही है, सिलेबस में चेंज हो गया, और क्या करना है, उन्हें व्यूज चाहिए अपनी वीडियोस पे, इतना खतरनाक चेंज हो गया है। अरे ये उससे ज्यादा पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें, तुम बैठ के शांति से सुनते रहो, ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ाता ही हूँ मैं आप लोगों को, कुछ आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरे को लेने की जरूरत है, ठीक है। गाइस, तो मेरी जुल्फे जो है, ओह माय गॉड क्या हो रहा है, नैना ये क्या हो रहा है। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हटने से इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। अब भी तुम्हें वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स वगैरह सब आने चाहिए बेटा, वो क्वांटम में इस्तेमाल हो, काइनेटिक्स में तुम कहोगे सर अब मैथ्स नहीं पढ़नी, तो काइनेटिक्स में इंटीग्रेशन कहाँ से करोगे। बेटा सब मिक्स करूंगा तो मैं कह रहा हूँ ना, इंडक्टिव इफेक्ट पे तुझे आज मैं ऐसी बातें बताऊंगा ना, आशी दिमाग जो है तुम्हारा उड़ जाएगा, तुम कहोगे सर ऐसा भी होता है। बोलो, मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल ही देता हूँ आप लोगों को, चलिए अब 10:30 बजे मिलेंगे। CH3 जो है ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई और माइनस आई। चलो बात खत्म कर दूंगा मैं यहीं पे। लिक्विड स्टेट यूपीपीजीटी वालों में भी था, टेंशन मत लो। अरे वो मेरा काम है, बच्चों का काम नहीं। आप लोगों को सिर्फ शांति से पढ़ते रहिए, एक एक चीज कवर करा दूंगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में जानता हूं तो बता दो रहा हूँ तुम्हें लोगों को। तो क्या मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हम वैसे नहीं सिखाते थे आप लोगों को, आज क्या अब नहीं बेटा, वो सब आने ही चाहिए। देखिए सभी लोगों ने कितना मजेदार आंसर दे दिया, सबको लगता है ये प्लस आई ग्रुप है, बिल्कुल सही कहा है बेटा आप लोगों ने। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ, जब आप इतनी बात समझते ही हैं। इसके बीच और इसके बीच जब हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन किया इन गैस फेज विदाउट सॉल्वेंट, ये स्ट्रोंगर एसिड, सुनो ध्यान से, ये एक स्ट्रोंगर एसिड है, और ये स्ट्रोंगर एसिड कब हो सकता है, तो सोचिए जब ये H+ को लूज कर देगा, दोनों में। तो ये जो ग्रुप, अगर आप सोचिए ये प्लस आई ग्रुप होते तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होते, एसिड वीक होता, यहाँ ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और एक्चुअल में आप खुद ही सोचिए, CH3 जो है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की, CH3 ग्रुप की, वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि इसको हम प्लस आई कह रहे हैं, जबकि कई एग्जाम्पल में आप कभी समझा ही नहीं पाएंगे अगर आप इसे माइनस आई ना हो। तो ये केमिस्ट्री की वो बातें जो एक केमिस्ट्री सीखने वाला बच्चा तो जरूर सीख जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री से लड़ाई करने वाले बच्चे का मेरे पास कोई आंसर नहीं। आपको ये बात समझ नहीं कि CH3 कैसे बिहेव करता है या अल्काइल ग्रुप कैसे बिहेव करते हैं, उसी क्लास में आज हम रात को 10:30 बजे सभी लोग मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आप रीजेंट की क्लास लीजिए, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। आपका जो नया सिलेबस है उस पर कोई अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोगों से हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें जो भी चेंज होगा हम आपस में डिस्कशन करके मैं आप लोगों को वो सारा कोर्स पढ़ा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, टेक केयर एवरीवन, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था अबाउट एसिड और बेस, कि जीवन में गलत डायरेक्शन में कितनी भी मेहनत कर लो, ठीक है, कितने भी क्वेश्चन कर लो, कुछ लोग कहते हैं ना 500 क्वेश्चन करने चाहिए और 200 क्वेश्चन करने चाहिए, करते रहो एसिड बेस पे, हजारों कर लेना, और एक दिन में आओगे मेरे पास और मैं 2 सवाल पूछूंगा, वो 2 भी नहीं होंगे, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत सारी वेस्ट हो जाएगी। बाय बाय एवरीवन। और मैं आपको रोज बताता हूँ कि मैं रोज नई नई बुक्स लेके बैठता हूँ, आज आप देख सकते हैं, दिस इज द जेरी एंड मार्च बुक, राइट। तो बहुत बुक्स हैं, उनके बहुत एग्जाम्पल, बहुत कमाल की चीज आप लोगों से, नोट्स वोट्स जाने दीजिए, अब आप ध्यान से सुनिए बेटा, पढ़िए, और मेरे से आर्ग्यू करना है तो बुक की रेफरेंस से कीजिए, मजा आएगा, केमिस्ट्री सीखेंगे सभी लोग मिलके, आप भी सीख रहे हैं, और सीखने की उम्र तो हमेशा बनी रहेगी, कभी नहीं खत्म होती है।
Bye bye everyone. Take care. I'll see you at 10:30.